आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर सवाल उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। साथ ही ओवैसी ने देश के बेरोजगार नौजवानों की हालत पर भी सवाल उठाया। पहले तो यह है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है। तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई, संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा यह है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है। और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। बीआरएस के वरिष्ठ नेता बी विनोद कुमार ने कहा कि नीट परीक्षा से तेलंगाना के छात्रों का बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि जब केंद्र सरकार 21 दिसंबर 2010 को ये कानून लेकर आई थी तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका कड़ा विरोध किया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने भी इसका विरोध किया और 2013 और 16 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि नीट परीक्षा नीति संविधान द्वारा प्रदत्त राज्यों के अधिकारों को छीन रही है। विनोद कुमार ने कहा कि नीट में अनियमितताओं के कारण लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तेलंगाना से लगभग 1.4 लाख छात्र शामिल हुए हैं। अब ये सवाल उठता है कि गुजरात, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में की गई गलतियों का परिणाम तेलंगाना के छात्रों को क्यों भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के छात्रों को फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रजापालन के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। सरकार ने 1 सप्ताह की समय सीमा दी, लेकिन जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया उन्हें संपादित सुधार करने के लिए कहा गया है कि आवेदन चक्र के रूप में हर 4 महीने में एक बार स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोग कतार में इंतजार कर रहे हैं। जगतिया जिले में प्रजापालन आवेदन पिछले साल 28 दिसंबर से इस साल 6 जनवरी तक प्राप्त हुए थे। गृह ज्योति योजना केवल उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास सफेद राशन कार्ड है। प्रजापालन में केवल 1,91,598 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से जून माह में 1,71,183 लोगों को गृह ज्योति से लाभ मिला है। 200 यूनिट के अंदर खपत होने पर भी गृह ज्योति योजना नहीं मिलने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ से बिजली खरीद की जांच के लिए गठित बिजली आयोग को खत्म करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की ओर से दायर रेड याचिका पर आज तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केसीआर के वकील ने दलील दी कि आयोग का गठन नियमों के खिलाफ किया गया है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या न्यायिक आयोग से जाँच कराना अनुचित है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जाँच रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के बाद इस पर चर्चा होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने केसीआर की याचिका पर आगे की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। मामले ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और हितधारक इस मामले पर अदालत के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2 तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद विजयवाड़ा 6 लेन परियोजना अप्रैल 2024 तक पूरी होनी थी, लेकिन सीएम ने व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेजी से बढ़ते वाहन यातायात के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की जान जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की राजधानियों के बीच राजमार्ग पर हर दिन
60,000 से अधिक वाहन चल रहे हैं। सीएम ने केंद्रीय मंत्री के संज्ञान में लाया कि हाईवे पर भारी ट्रैफिक के बावजूद ठेका एजेंसी ने बंटवारे के बाद वाहनों का ट्रैफिक कम होने और एजेंसी को उचित आय नहीं होने का बहाना बनाकर 6 लेन का प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से NHAI और ठेका कंपनी के बीच विवाद को सुलझाने और 6 लेन सड़क विकास परियोजना को युद्ध स्तर पर शुरू करने को कहा। AICC नेताओं KC वेणुगोपाल और दीपा दास मुंशी के साथ बैठक के बाद MLC T जीवन रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। बाद में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि वरिष्ठ नेता जीवन रेड्डी एक प्रतिबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे और नवीनतम घटनाक्रम के कारण उनकी गरिमा कम नहीं होगी। हालांकि सीएम ने कैबिनेट में MLC को मंत्रालय देने की संभावना से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि इस समय कोई पद खाली नहीं है और उनके कैबिनेट में सभी 12 मंत्री कुशलतापूर्वक प्रशासन संभाल रहे हैं। जीवन रेड्डी को शिक्षा मंत्रालय दिए जाने की संभावना पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये विभाग उनके पास है और वे विभिन्न विभागों को संभालने में सक्षम है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार के साथ सार्थक चर्चा के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली, जिसने डॉक्टरों की लगभग सभी मांगे मान ली हैं। TJUDS के अध्यक्ष डॉक्टर जी साई श्री हर्ष ने समय पर मांगों का जवाब देने और हड़ताल वापस लेने की घोषणा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राय नरसिम्हा को धन्यवाद दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार को लगा कि जूनियर डॉक्टरों की मांगे वास्तविक थी और इसीलिए सभी का समाधान किया गया है। ये कहते हुए कि डॉक्टरों ने 15 जून को ज्ञापन दिया और 20 जून को सरकार ने 406 करोड़ रुपए के बजट जारी करने के आदेश जारी किए। राज्य के इतिहास में किसी अन्य सरकार ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज को 121 करोड़ रुपए नहीं दिए। इसी तरह गांधी मेडिकल कॉलेज को सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए 79 करोड़ रुपए और काकतीय मेडिकल कॉलेज को 3.45 करोड़ रुपए दिए गए। मंत्री ने कहा कि उस्मानिया अस्पताल का मामला अदालत में विचाराधीन है, मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी जब मैंने अस्पताल का दौरा किया तो मैंने कहा कि हम एक नई इमारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू की वापसी के साथ निवेशक एक बार फिर से ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती में रुचि दिखा रहे हैं। जैसे ही टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए की इस नई सरकार ने निर्माण गतिविधि को फिर से शुरू करने के लिए जमीनी काम शुरू किया, घरेलू और विदेशी निवेशक पैसा लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। उनमें से कुछ ने अपनी रुचि बताने के लिए पहले ही आंध्र प्रदेश राजधानी विकास प्राधिकरण से संपर्क किया है। 5 साल के अंतराल के बाद इस महीने टीडीपी जनसेना भाजपा गठबंधन के भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने से अमरावती में जान आ गई है। अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए नायडू ने पिछले सप्ताह क्षेत्र का दौरा किया और अपने पिछले कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के विभिन्न घटकों की स्थिति की समीक्षा की। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।